सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और वो क्वेश्चन साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत होती है। तो 50 ऐसे चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो साथियों, कहां पर स्थित है? यह मेरठ में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाया गया था? चलिए, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है साथियों, लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा है और बड़ा इमाम बाड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये किसने बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है, बताइए। लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, तो बाल गंगाधर तिलक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। लोकमान्य की मानद उपाधि जो दी गई है वो बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी, बताइए। चलिए, तो किस क्रांति के साथ हुई थी साथियों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? यानी कि 1862 में हुआ था साथियों इंदु प्रकाश का प्रकाशन। लेकिन पूछा आपसे ये जा रहा है किसके द्वारा करवाया गया था? तो जस्टिस रानाडे के द्वारा करवाया गया था। तो जिनका आंसर कुल मिला के यहाँ पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है वो कौन सा राज्य है, बताइए। गोवा है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, या साथियों असम है? तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में साथियों समान सिविल कोड का प्रावधान है, या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं साथियों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित हैं, इसके भाग में उल्लिखित हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के लिए जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, बताइए। चलिए, तो कई बार साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए करा चुका हूं। आयरलैंड आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, जिनका आंसर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो साथियों वो कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अभी आपने देखा कि मौलिक कर्तव्यों को साथियों संविधान में किसने यानी कि संविधान में किसने अगर बात करें कौन सी ऐसी समिति से आपसे पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था स्वर्ण सिंह समिति थी, जिस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित होने का सुझाव दिया या राय दी। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें कितने मौलिक कर्तव्य साथियों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पूछा आपसे ये जा रहा है साथियों कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे?
इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो वो साथियों प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह वो प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि कार्यकाल साथियों कब तक का होता है और रिटायरमेंट की आयु कब तक की होती है, बताइए। चलिए, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं तो 65 वर्ष में साथियों में रिटायरमेंट ले लेते हैं और कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर अगर आंसर की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी हैं वो साथियों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद देखिए कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपका जो है साथियों जाएगा वो बलवंत राय मेहता समिति के साथ आपका आंसर जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन साथियों अगर बात करें यहां पर अगर बात करें वो जिला आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो देखिए मैं आपको राज्य भी बता चुका हूं। पंचायती राज को पहली बार कब पेश किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कहां पेश किया गया? तो राजस्थान में पेश किया गया। और किस जिले में पेश किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में पेश किया गया। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों किसके द्वारा घोषित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री नरेंद्र तोमर या श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जाएगा, क्योंकि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, बताइए। तो ग्राम सभा के साथियों सदस्य कौन होते हैं? सबसे उपयुक्त उत्तर आपका जो होगा वो मेरे हिसाब से साथियों पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में जितने भी पंजीकृत सदस्य हैं, वयस्क सदस्य हैं, वो सभी साथियों पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो जिनका आंसर यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा आप सभी का आंसर। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है वो कहां पर उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आंसर की अगर बात करें साथियों पंचायती राज निकाय इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि भारत के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के पास साथियों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 के तहत होती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? चलिए, तो यहां पर साथियों आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा साथियों अनुच्छेद 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A जो है वो निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है, बताइए भाई। तो साथियों किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, या कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो दिया गया था साथियों वो कब दिया गया था? साथियों अनुच्छेद 300 में दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में, संवर्धित सूची में या साथियों संघ सूची में। चलिए, तो आंसर की अगर बात करें साथियों, राज्य सूची में शामिल है, यानी कि जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है साथियों, यह राज्य सूची में शामिल है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के या साथियों वित्त मंत्रालय के। चलिए, तो आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, तो गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो संघ सूची के तहत साथियों कोई विषय नहीं है, तो कौन सा विषय नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति हैं, ये साथियों सभी के सभी संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये संघ सूची का विषय नहीं है। क्यों? अच्छा, ये राज्य सूची का विषय है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका है या साथियों दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या साथियों एशिया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बात करते हैं साथियों, सबसे पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो साथियों अफ्रीका महाद्वीप है, और तीसरे नंबर पर साथियों उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथियों जो होगा वो दक्षिणी अमेरिका के साथ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है पांचवें नंबर का कौन सा है, अंटार्कटिका है, और छठे नंबर का यूरोप है, और सातवें नंबर का साथियों ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है साथियों वो ग्रीनलैंड है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और ये कहां पर साथियों स्थित है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि दिन और रात साथियों कहां पर बराबर होते हैं, बताइए। क्या पूछा जा रहा है साथियों, दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं। तो दिन और रात साथियों कहां पर बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या साथियों पृथ्वी के केंद्र पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान जो रखना है वो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है साथियों, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो किस महाद्वीप को साथियों द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वैसे कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो इजराइल की राजधानी आपसे पूछी जा रही साथियों, इजराइल देश की राजधानी कौन सी है, तो जेरूसलम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बगदाद की बात करें तो बगदाद कहाँ की राजधानी, तो इराक की राजधानी बगदाद है। और डबलिन कहाँ की राजधानी है साथियों, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपसे पूछी जा रही साथियों, येन होगी, ज्वाल्टी होगी या डॉलर होगी। तो अगर बात करते हैं पोलैंड की मुद्रा की, यानी कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा की, तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी ज्लोटी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा आपसे साथियों पूछी जा रही है, बताइए। तो हंगेरियन फॉरेंटिंग हो जाएगा, फॉरेंट हो जाएगा, या हंगेरियन नायरा हो जाएगी, हंगेरियन पाउंड हो जाएगा, क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है हंगेरियन फॉरेंट, यानी कि हंगेरियन फॉरेंट जो है यह हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, बताइए। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या साथियों ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। यानी कि हवा में जो सबसे ज्यादा होती है साथियों, कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.08% पाई जाती है। उससे कम पाई जाती है ऑक्सीजन यानी कि 20.95%। उससे कम साथियों आर्गन, और सबसे कम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, तो इन चारों गैसों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? बताइए भाई। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऊटी के साथ जाएगा, इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऊटी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में साथियों स्थित नहीं है, कौन सा बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों जो शिपकीला दर्रा है ना, शिपकीला दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जोजिला जो है वह साथियों क्या पूछा जा रहा है? जोजिला पास किसे जोड़ा जाता है? बताइए। चलिए, तो आंसर आपका जो जाएगा वो लेह और श्रीनगर के साथ जाएगा, इसलिए आंसर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी घाट साथियों ये क्या है? ये एक पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियां हैं? तो पश्चिमी घाट की अगर बात करें साथियों ये पर्वतों का ढलान है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है? नंदा देवी है, माउंट केटू है, या साथियों अगर बात करें नंगा पर्वत है या माउंट एवरेस्ट है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो माउंट केटू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? माउंट केटू हो जाएगा। यानी कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की यहां पर बात चल रही है साथियों, तो कौन सी है? तो शिलोंग चोटी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र का है कितना है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 21.54 यानी कि 21.54% है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो साथियों देखिए ये टोकरी जो बनाई जाती है, टोकरी, तो टोकरी बुनने वाला ये जो है ये भी साथ थोड़ी सी नेटवर्क दिक्कत लग रही है मुझे यहाँ पर। तो साथियों ये भी है, ये तो क्या है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। माली वाला काम भी है, कुम्हार वाला काम भी है, लेकिन पुजारी वाला काम नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस कौन सा क्षेत्र है? आपसे पूछा जा रहा है। सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, या साथियों कृषि क्षेत्र है? तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? बताइए। तो साथियों कौन है ये आपको ध्यान रखना है। प्रो जे के मेहता का नाम आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है तो ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी या साथियों छठी पंचवर्षीय योजना में? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे छठी योजना पंचवर्षीय जो कार्यकाल रहा वो 1900 से लेकर 1900
सिलेक्शन के लिए